चलिए सिलेबस के बारे में सर बताए नहीं बताए, बता दिए ना। ठीक, सिलेबस को जब आप देखेंगे तो सिलेबस में आपको हिंदी भाषा भी दिखेगी। वो हिंदी भाषा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। हिंदी भाषा, अब इस हिंदी भाषा के वेटेज की अगर बात करें तो आपके एग्जाम में 25 नंबर का जो सिलेबस है ये हिंदी भाषा का है। आप देखें सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में 25 नंबर का वेटेज आपको हिंदी भाषा का मिलेगा। ये जो 25 नंबर का सिलेबस है ये वर्ग 2 में भी है, वर्ग 3 में भी 25 नंबर है, लेकिन दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर मैं इसको एकदम डिफरेंशिएट करके देखूं तो वर्ग 3 और वर्ग 2 यानी सहायक शिक्षक और शिक्षक, इसके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो सिलेबस वर्ग 3 की पहले चर्चा करते हैं। वर्ग 3 का जब आप सिलेबस देखते हैं तो वर्ग 3 के सिलेबस में आपको हिंदी का सिलेबस 6+3 में बटा हुआ दिखेगा। वहीं अगर वर्ग 2 की बात करें तो यहां पर सिलेबस 7+1 में बटा हुआ है। मतलब यहां पर कुल अध्यायों की संख्या 8 है और यहां पर कुल अध्याय कितने हैं, 9 है। फिर भी मैं बोलूंगा कि सहायक शिक्षक में शिक्षक की तुलना में कम है सिलेबस। सहायक शिक्षक में कम है, शिक्षक में ज्यादा है। ये 6+3 और 7+1 क्या है सर, तो इसको आप समझिए। यहां जब मैं लिखता हूं 6+3, इसका मतलब होता है 6 आपका व्याकरण वाला हिस्सा है, जबकि 3 भाषा शिक्षण का हिस्सा है। भाषा शिक्षण, जबकि वर्ग 2 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर 7 व्याकरण वाला हिस्सा है और केवल 1 यूनिट लिख दिया है यहां पर भाषा शिक्षण का। आप सिलेबस रखे होंगे ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं, रखे सिलेबस, नहीं रखे हैं व्यापम के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना भाई, मिल जाएगा। सिलेबस रख करके पढ़ना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि व्यापम जो सॉरी सिलेबस जो होता है ना, ये आपका सबसे अच्छा गाइड है, सबसे अच्छा रास्ता दिखाने वाला है। आपको ये बताता है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन से पॉइंट आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है। दो चीजें तो हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, दो चीजें हमेशा होनी चाहिए अपने पास। एक तो होना चाहिए उसका सिलेबस और दूसरा होना चाहिए पुराने क्वेश्चन, ठीक है, पुराने पेपर्स। सिलेबस आपको बता देगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा और पेपर बताएगा कितनी गहराई तक पढ़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि आप एक टॉपिक भी अगर लोगे ना तो वो एक टॉपिक ही बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन प्रश्न किस स्तर का आ रहा है इसको भी ध्यान में रखोगे, तब आप सही आकलन कर पाओगे अपनी तैयारी का, ठीक है। इसीलिए आप ये दोनों चीजें तो सबसे पहले, इंटरनेट की दुनिया है, डाउनलोड करके रखो अपने पास, ठीक है। अगर प्रिंटेड सामग्री आपके पास होती है तो वो ज्यादा अच्छी है, प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। या आजकल तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं यार। हाँ, व्यापम के पुराने क्वेश्चन की किताब उठा लो, एक आध ठो 100-150 रुपए की किताब आती है, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो उस पर, है कि नहीं, ठीक है। तो ये कर लेना आप कि पुराने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो होने चाहिए, और दूसरा सिलेबस तो व्यापम के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चल, तो ये जो सिलेबस है आपका वर्ग 3 का, ये बटा है 6+3 में। अब इन 6 भागों में क्या है और इस 3 भाग में क्या है ये हम लोग देखेंगे। इस 6 भाग की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूरे का पूरा व्याकरण वाला हिस्सा है। जैसे आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है पूरे के पूरे वर्णमाला को। हालांकि इकाई 1 में केवल लिख दिया है स्वर व्यंजन वर्तनी, आप पढ़िएगा वर्णमाला डैश लगाया, लिख दिया है स्वर व्यंजन वर्तनी, लेकिन केवल स्वर व्यंजन वर्तनी शामिल नहीं है सर, और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। वर्णमाला के अंतर्गत जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब के सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मसलन इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा स्वरों का विभाजन,
दूसरा आपको पढ़ना है व्यंजनों का विभाजन। इसके अलावा आपको देखना है वर्णों का उच्चारण स्थल। देखा होगा आपने, यहां से क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर आते हैं। और इसके अलावा आपको मिलेगा उच्चारण स्थल के साथ आपको मिलेगा इसमें अल्प प्राण, महाप्राण वर्ण और अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। देखा है आपने? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आप केवल टीईटी का ही एग्जाम दिए हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि टीईटी का स्तर आपके जो रिक्रूटमेंट वाला पेपर है इसकी तुलना में आसान आता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर कोई भी टेस्ट होता है ना, वो रिक्रूटमेंट से सरल होता है, ध्यान रखना इस बात को। एलिजिबिलिटी में जैसे कि मैं अगर कहूं तो वहां पर आपको ये पूछा जाता है कि क्या अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त स्वर कौन सा है कि नहीं। ये बेसिक क्वेश्चन आता है आपको, ये टीईटी के स्तर के प्रश्न हैं। आपको पूछ लेगा इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है, 4 विकल्प देगा, आपको पहचानना रहेगा। दीर्घ स्वर कौन सा है, 4 विकल्प देगा, आपको पहचानना रहेगा, है कि नहीं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम में, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा लेवल अप मिलेगा। वहां पर आपको यारलवा को अंतस्थ के रूप में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है इनको, या और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, र को प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है। स्तर थोड़ा सा आगे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके हमको तैयारी भी करनी होगी सर। एकदम बेसिक फैक्ट के सहारे अगर जाओगे तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। 25 हैं, इसमें मान लो मैं 5 क्वेश्चन, हालांकि पिछले बार आया नहीं था लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि 5 क्वेश्चन पेडागोजी के आ ही गए, भाषा शिक्षण के 5 क्वेश्चन आ ही गए। उसमें से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे भी, 20 में से बचे हुए 20 में से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे भी। लेकिन बाकी के 10 प्रश्नों का क्या, वही तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके सेलेक्ट होने और नहीं होने में। समझ आ रही कहानी? 10 क्वेश्चन बेसिक फैक्ट पढ़ोगे तो भी बनेगा, लेकिन बाकी के 10 क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सक्षम हैं आपके सिलेक्शन होने और नहीं होने में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल इस कमरे में बैठे हुए आप ही कुछ लोग विद्यार्थी लोग तैयारी कर रहे हो, नहीं, बहुत सारे लोग हैं तैयारी करने वाले, और वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी रणनीति के साथ गहराई तक पढ़ते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो अपने को भी उस लेवल तक पहुंचना होगा। ठीक है, समय है, पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल आराम से तैयारी हो सकती है। बस अपने को थोड़ा सा धैर्य रख करके मेहनत करना होगा। ठीक है, चल, तो वर्णमाला में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। स्वरों के विभाजन में आप 4 अलग अलग आधारों का प्रयोग करते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे आप टीईटी में देखोगे ना तो वहां पर आपको कौन क्या स्वर है ऐसा पूछता है। यहां आपको थोड़ी गहराई में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यहां आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर। आपको पूछेगा कि जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर आपको पूछेगा कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार। ये क्वेश्चन आपको 4 विकल्प दे देगा, पूछेगा इनमें से वर्तुल स्वर कौन है, अवर्तुल स्वर कौन है। क्वेश्चन की डिमांड अब बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो व्यंजनों का विभाजन मिलेगा। व्यंजनों का विभाजन करने के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट आधार होता है, सबसे प्रमुख आधार होता है, वो होता है प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर आप व्यंजनों का विभाजन करते हैं। अब हम सामान्य रूप में प्रयत्न का मतलब सोच लेते हैं कोशिश करना, प्रयास करना, यही होता है ना, सही भी है। लेकिन जब आप व्याकरण में आते हैं और यहां वर्णों का विभाजन करने के लिए प्रयत्न करने की बात कहते हैं, तो यहां पर प्रयत्न का मतलब सामान्य प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त प्रयत्न नहीं होता। यहां पर प्रयत्न का अर्थ होता है एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना। जैसे आपको क बोलना है तो क बोलने के पहले ना आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मुंह में,
तभी क बोल पाओगे। आप बंद मुंह से क का उच्चारण नहीं कर सकते, करके देखो, कर लोगे? या मुंह खुले खुले आप प का उच्चारण नहीं कर सकते, करके देख लो। आपको अगर इस वर्ण का उच्चारण करना है तो आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट करना चाहिए, करना होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं उसका उच्चारण, है कि नहीं? हाँ, तो ये है प्रयत्न। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, प्रयत्न आगे जाकर के फिर दो भाग में बटेगा, आभ्यंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उसके आधार पर आपको व्यंजनों का विभाजन देखना होगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो प्रयत्न का मतलब वहां पर आप सामान्य अर्थ ना लेकर के विशिष्ट अर्थ में ले रहे हैं, प्रयत्न का मतलब क्या है ऐसा। ठीक, तो वो चीजें देखनी है। उच्चारण स्थल आपको पढ़ना है, ये भी थोड़ी गहराई में जाकर के। अब यहां से गहराई में क्वेश्चन ऐसा तो नहीं दे देगा ना सर कि मतलब कोई ऐसा वर्ण जो हिंदी की वर्णमाला में ही नहीं है उसको पूछ लेगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। यहाँ पर उन्हीं वर्णों को पूछेगा जो आपकी वर्णमाला में है, उन्हीं का उच्चारण स्थल अपने को पता होना चाहिए, है कि नहीं? यहां से क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन देने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। इनमें से कौन कंठ व्यंजन है, बन सकता है, क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन कंठ व्यंजन नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस नेगेटिव पैटर्न में चला गया, है कि नहीं? हाँ, चार विकल्प इधर दे दिया, चार विकल्प इधर दे दिया, बोला चलो इसके उच्चारण स्थल से मैच करो, बन गया क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देगा आपको, आ का उच्चारण कंठ होता है, ई का उच्चारण तालव्य होता है, उ का उच्चारण ओष्ठ्य होता है, री का उच्चारण मूर्धन्य होता है कि नहीं होता। अब दे देगा नीचे विकल्प, सही कथनों का चयन करो, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। लो, बन गया क्वेश्चन। समझ आ रही बात? तो क्वेश्चन देने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर फैक्ट्स क्लियर हैं दिमाग में तो क्वेश्चन बनेंगे, और अगर फैक्ट क्लियर नहीं है तो फिर हमको तकलीफ होगी। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप अभी तक जो पढ़े हो ना टीईटी के स्तर तक का, वो थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। और पिछले बार की अगर मैं बात करूं ना तो वर्ग 2 आसान था वर्ग 3 से, पेपर देखिएगा आप। वर्ग 3 का पेपर ज्यादा टफ था, वर्ग 2 का पेपर बहुत आसान दे दिया था। इवन मैथ्स रीजनिंग भी, मैथ्स भी बहुत आसान दे दिया था, आप देखिएगा क्वेश्चन, मैथ्स बहुत आसान दे दिया था, बाकी सब्जेक्ट भी आसान थे। तो ओवरऑल देखोगे ना तो वो बहुत आसान प्रश्न पत्र हो गया था वर्ग 2 का, और वर्ग 3 का पेपर अच्छा खासा दे दिया था। ठीक है, तो प्रश्नों का स्तर अब उसमें हमारा वश तो है नहीं, अब वो जैसा चाहे वैसा देंगे, हमको अपनी तैयारी इतनी रखनी है कि हम सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, चल, तो ये वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत आपको सारे फैक्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। ये पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे वो है शब्द। वर्ण खत्म हुए तो शब्द ही बनेंगे, सीधी सी बात। अब जब आप शब्द में पहुंचेंगे ना तो शब्द में 3 अलग अलग टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं। शब्द में 3 अलग अलग टॉपिक हमको देखने हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक देखने हैं सर? सबसे पहले हमको देखना है शब्द के अंतर्गत शब्द रचना को, यानी शब्द बनते कैसे हैं। शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक हमको देखना है। 4 टॉपिक हैं शब्द रचना में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संधि को, एक टॉपिक हम लोग देखेंगे उपसर्ग को, एक टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रत्ययों को, और एक टॉपिक हम लोग देखेंगे समास। इन 4 तरीकों से हमारी हिंदी में शब्दों की रचना होती है, ये हमको देखना है। इसके बाद हम देखेंगे शब्द रूपों को,
शब्द रूप। और ये जो शब्द रूप हैं इसके अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक हमको देखना है। 3 टॉपिक। एक टॉपिक होता है इसमें लिंग, एक टॉपिक होता है वचन, और तीसरा टॉपिक होता है कारक या परसर्ग। ठीक है, तो शब्द रचना अलग टॉपिक है, शब्द रूप अलग टॉपिक है। तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे, तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे शब्द साधन को। शब्द साधन ये तीसरा टॉपिक है। शब्द साधन के अंतर्गत यदि आप देखें तो शब्द साधन में बेसिकली हम शब्दों का विभाजन, शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इस प्रकार की अवधारणाओं को देखते हैं। शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों का विभाजन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और शब्दों को 5 अलग अलग आधारों पर आप शब्दों को बांटते हैं। जैसे आप शब्दों को बांटते हैं प्रयोग के आधार पर, आप शब्दों को बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पर, आप शब्दों का विभाजन करते हैं रचना या बनावट के आधार पर, आप शब्दों का विभाजन करते हैं रूपांतरण के आधार पर, और शब्दों का विभाजन होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग आधारों पर आप शब्दों का विभाजन करते हैं। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के शब्द, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादिबोधक, ये 8 प्रकार के शब्द मिलेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और यहीं पर एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संकर शब्दों को। हाइब्रिड वर्ड्स क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, वो देखेंगे। रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकारों में बांटा जाएगा। अब ये 3 प्रकार कौन है सर? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, रूपांतरण के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये आपको मिलेगा। तो पूरा विभाजन परिभाषा के साथ उदाहरणों के समेत हमको पढ़ना है। क्यों सर? क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर परिभाषाओं के साथ साथ उदाहरणों से भी आता है। परिभाषा से कैसे क्वेश्चन करेगा? जैसे जैसे यहां से क्वेश्चन दे देता है कि ऐसे शब्द जो मौलिक होते हैं क्या कहलाते हैं? मौलिक शब्दों को कहा जाता है, विकल्प देगा संज्ञा, विकल्प देगा आपका रूढ़ शब्द, विकल्प देगा यौगिक शब्द, विकल्प देगा तद्भव शब्द। वो सबको मिंजरा करके दे देगा एक साथ, है नहीं? अब अपने को पहचानने आना चाहिए, और जब तक परिभाषा क्लियर नहीं रहेगी तब तक हम इसको पहचान नहीं सकते। तो इन सब की परिभाषा हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। शब्दों पर किनका प्रभाव पड़ता है, या कौन से कारक हैं जो शब्दों से, जो लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो शब्दों का दायरा बहुत बड़ा है। आपको 4 इधर शब्द दे दिया, 4 इधर शब्द दे दिया, बोल दिया मैच द फॉलोइंग करो, शब्द को मिलाओ। 4 शब्द इधर दे दिया, इधर लिखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, या द्रव्यवाचक, समूहवाचक दे दिया आपको। अब मैच करो बोल दिया, पहचानने आना चाहिए, है कि नहीं? 4 शब्द आपको, 4 शब्द दे दिया इधर, और बोला सर्वनाम इधर 4 दे दिया, सर्वनाम के 4 प्रकार, बोला कि इसको मैच करो, बनने आना चाहिए। आपको वाक्य दे देगा कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला कुछ किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, या किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। सर्वनाम तो नहीं है, ये असल में विशेषण शब्द है। तो हमको पहचानने आना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द विशेषण भी है, कुछ शब्द सर्वनाम भी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब कुछ शब्द का प्रयोग सर्वनाम की तरह होगा, कब विशेषण की तरह प्रयोग में आता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको मिलेगा कहां? ये मिलेगा सर शब्द साधन के अंतर्गत। तो शब्दों से बेसिकली 3 हिस्से बनते हैं, शब्द रचना, शब्द रूप और शब्द साधन। क्लियर है? और ये सबसे बड़ा हिस्सा है आपके व्याकरण का। व्याकरण का सबसे बड़ा हिस्सा शब्द है। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद फिर एंट्री होगी हमारी वाक्यों में।
वाक्यों में। वाक्य के अंतर्गत यदि आप देखें तो वाक्य में आप अगर सिलेबस देखेंगे तो वहां पर लिखा है भेद, अंग एवं भेद, ऐसा लिखा है। लेकिन वाक्य से 4 अलग अलग टॉपिक आपको पूछेगा। आप देखे भी होंगे क्वेश्चन। एक तो वाक्य के अंग से पूछता है, उद्देश्य और विधेय, पिछले बार का क्वेश्चन टीईटी का वो है ना, वाक्य के अंग कौन से हैं, उद्देश्य एवं विधेय लिखा हुआ क्वेश्चन। इसके अलावा इस बार का क्वेश्चन बनेगा, देख लेना, लिख के ले लो, आवश्यक तत्व। 6 जो आवश्यक तत्व होते हैं इनके बारे में बताना रहेगा। अंग 2 होते हैं, आवश्यक तत्व 6 होते हैं। इसके बाद अगले हिस्से में वाक्य के भेद पढ़ना है, और वाक्य को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। एक तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकारों में, और रचना के आधार पर 3 प्रकारों में। तो ये 8 प्रकार के वाक्य, जिनमें आप 8 नाम पढ़ते हैं कि विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, आज्ञावाचक, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, संकेतवाचक वाक्य, और इसमें पढ़ते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये 8 प्रकार के वाक्य आपको पढ़ने हैं पूरे परिभाषाओं के साथ, क्योंकि यहां क्वेश्चन आएगा परिभाषा से, या आपको वाक्य दे देगा और पूछेगा ये वाक्य का कौन सा प्रकार के अंतर्गत आप इसको रखेंगे। ठीक है। इसके बाद रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य नाम पढ़ाइए आपने, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर वाक्य विभाजन में आते हैं। आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन आएगा आपका वाक्य शुद्धि से, क्वेश्चन मिलेगा आपको, 4 विकल्प देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, पहचान। ठीक है। अब वाक्य शुद्धि में आप चले गए तो वहां पर 13 प्रकार की अशुद्धियां मिलेंगी आपको। उन 13 प्रकार की अशुद्धि को पहचानना और उसको रेक्टिफाई करना आना चाहिए कि भाई यहां पर क्या गलती है और ये गलती कैसे सुधारी जा सकती है। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप शायद देखे भी होंगे या टीटी दिए होंगे ना, तो इससे आपको मुठभेड़ भी हुआ होगा। राम ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। ठीक है, फूलों की एक माला होनी चाहिए, एक फूलों की माला गलत है सर। ठीक है। हाँ, जैसे तलवार एक प्रमुख शस्त्र है। ठीक है, सही है कि गलत है? तलवार अस्त्र है, शस्त्र है, अंतर क्या होता है? शस्त्र को हाथ में पकड़ के चलाते हैं और अस्त्र को फेंक के। अच्छा, सही बोल रहे हो। शस्त्र कैसे चलाते हैं? अरे हाँ, हूं कुछ है। हाँ, है ना। हाँ, तो कैसे निर्णय करोगे फिर? अच्छा, कभी सीरियल में ब्रह्मास्त्र चलते देखे हो? कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? फेंक के मारते हैं, नहीं फेंक के ही मार रहे हैं। तो ब्रह्म अस्त्र, नाम याद रखो ना, जो अस्त्र होगा वो फेंक के चलाया जाएगा, और शस्त्र होगा वो हाथ में पकड़ के लड़ेंगे। तलवार, लाठी, गदा, ये क्या है? ये शस्त्र है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चल। तो वाक्य शुद्धि से आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ये पढ़ने के बाद वर्णमाला पढ़ लिए, शब्द पढ़ लिए, वाक्य पढ़ लिए, इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियां, ये आपको मिलेगा। व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत 2 प्रकार की अशुद्धियां आती हैं, एक तो शब्द की अशुद्धि और एक वाक्य की। तो वाक्य की अशुद्धि पर तो पहले ही चर्चा हो गई। शब्दों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, शब्द की अशुद्धियां। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि हमको शब्दों को सही से लिखना नहीं आता, मात्राएं गलत लगाते हैं। जैसे आधे लोगों को अभी बोलूंगा ना तो अभी बहुत सारे लोग गलत लिखोगे शब्द। लिखो तो चलो, बधाइयां, बधाइयां, इकाई, ईसाई,
बधाइयाँ, इकाई, ईसाई, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, लिख लिए? लिख लिए ना? चलो अब मैं चारों शब्दों को लिख रहा हूं यहां पर। चलो बताना भाई। क्या ये सही लिखा है? कौन कौन एज इट इज लिखे हो? बाकी लोग का गलत है, ये सही लिखा है। देखो 2 लोग बस सही लिखे हो, इतने सारे लोग सही हैं। आप क्या सोचे, मिठाई में बड़ी ही होता है तो लगा देंगे या, तो मिठाइयां बन जाएगा, है नहीं? हाँ दूसरा, इकाई भी था, इकाई लिखे हो ऐसा? इकाई नहीं, ऐसा सही है। कौन कौन ऐसा लिखे हो? ऐसा कौन कौन लिखे हो? अरे बने उठाओ ना हाथ ला। बस 4 5 6 लोग। हाँ गलत है। ऐसा कौन लिखे हो? कोई नहीं। ऐसा, अच्छा ऐसा 4 लोग 5 6 लोग, हाँ ठीक है ये सही पकड़े। इकाई में ऐसा, और इसी को इकाइयां लिखता तो ऐसा हो जाता ना, ऐसा हो जाता कि बड़ी ही रहता, हट जाता, हट जाता नहीं छोटा हो जाता, लघु ही हो जाता। हाँ ठीक है अगला, ईसाई। हाँ दोनों में ई लगाए हो कि नहीं? है? फिर तो गलत है, दोनों में लगता है। इकाई सही है, ईसाई सही है सर, दोनों में ही लगता है। ठीक है हाँ अगला। हाँ ई छोटी की बड़ी? है छोटी, ऐसा, ऐसा ना, क्या लिखे हो? बड़ी ही लगाए हो आप लोग, बड़ी लगाए हो ना, गलत है, ये सही है, ये सही, ये सही। ऐसा लिखे हो तभी सही है भाई। अब देख लो आप कितने शब्द सही, 2 3, ईसाई गलत है, ये भी तो गलत बनाए हो, बड़ी ही लगाए हो। अच्छा छोटी, पहला वाला भी गलत था, आप तो मिठाई में बड़ी ही बोले हो। ठीक है चलो, हाँ ठीक है, तो भी 66% ही हुआ, नहीं 75% ही हुआ, है नहीं? चल, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम सही से लिखना नहीं जानते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब मान के चलो कि हर 5वें 6वें एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है, होता रहता है ये। ठीक है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, और इसको अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है कि नहीं? चल, ये है शब्द की अशुद्धि, तो ये भी हमको आगे जा करके देखना है, व्याकरणिक अशुद्धियों में वाक्य की अशुद्धि, शब्द की अशुद्धि, दोनों देखना है। ठीक है, और इसी के साथ वर्ग 3 का सिलेबस होता है कंप्लीट। दिखने में इतना है, ये सब इसमें है, ये भी, ये भी, सब इसमें शामिल है। ठीक, सर वर्ग 2 के सिलेबस से कैसे अलग है? कुछ नहीं, वर्ग 2 के सिलेबस में आपको 4 टॉपिक अतिरिक्त रूप से पढ़ना है। क्या 4 टॉपिक पढ़ना है सर अलग से? तो देखो, एक टॉपिक इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है शब्द युग्म, एक टॉपिक हमको पढ़ना है शब्द, शब्द युग्म पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक आपका है, एक टॉपिक याद नहीं आ रहा है यार, क्या है? एक टॉपिक तो है आपका कारक, शब्द शक्ति, है ना, एक कारक है। और चौथा टॉपिक है इसमें आपका विराम चिन्ह,
कारक लिखो यार, काल है, सॉरी काल है ना, काल और विराम चिन्ह, ये वर्ग 2 में आपको अलग से पढ़ना है, ये 4 टॉपिक। ठीक है, बाकी सिलेबस में व्याकरण एज इट इज है, इतना सा अंतर नहीं है। अंतर अब कहां दिखेगा? प्रश्नों में। ठीक है, प्रश्नों के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि वर्ग 2 का पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो ऊंचा आना ही चाहिए सर, थोड़ा सा कठिन, जबकि वर्ग 3 तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा आसान नियमतः होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पिछले बार के प्रश्न पत्र को देख करके नियमों से भरोसा उठ गया है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि वर्ग 3 का पेपर ठीक ठाक स्तर का दिया था, जो आम व्यापम का पेपर होता है ना वैसा दिया था, और वर्ग 2 का पेपर जो था वो वर्ग 3 जैसा दिया था, तो ये दिक्कत हुई थी पिछले बार। ठीक है, तो ये वर्ग 3 का सिलेबस, ये वर्ग 2 का सिलेबस। अब ये तो हो गई व्याकरण वाली बात। व्याकरण में इसके अंतर्गत वर्ग 2 के अंतर्गत ये सारे टॉपिक प्लस ये 4 टॉपिक है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये 4 टॉपिक बस है व्याकरण में, नहीं, ये प्लस ये सारे टॉपिक शामिल हैं आपके वर्ग 2 के अंतर्गत। ठीक, अब इस सिलेबस के व्याकरण वाले भाग में ही ना ज्यादा फोकस रहता है व्यापम का। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं व्याकरण वाले हिस्से से। खासकर मैं छत्तीसगढ़ के स्तर के यदि एग्जाम की बात करता हूं तो पिछले बार तो एक क्वेश्चन नहीं आया था पेडागोजी का, भाषा शिक्षण का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था, पूरे के पूरे क्वेश्चन व्याकरण वाले भाग से। और ऐसे भी अगर आता है, ठीक है, मान लो अगर उसका मन किया भी ये पेपर देने, पेपर में उसके क्वेश्चन देने का, तो वो 5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं देने वाला, ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन, उसके ऊपर नहीं देगा वो। मतलब अभी भी किसका डोमिनेंस रहेगा सर, किसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे? व्याकरण के, व्याकरण के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो व्याकरण को एकदम अच्छे से तैयार करना, मैं पहले बता रहा हूँ, व्याकरण वाले हिस्से को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि हम पेडागोजी वाले भाग को छोड़ देंगे, कंप्लीट तैयारी आपकी कराऊंगा। ठीक है, कंप्लीट तैयारी हम लोग करेंगे, लेकिन व्याकरण वाले भाग को रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर एक बार चक्री घुमा दिए तो जीवन भर चलते रहेगा, नहीं, आपको बीच बीच में उसको जाकर के ऐसे टोचना पड़ेगा, है नहीं? हाँ, तब बनेगा सर। ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम तक तो होना ही चाहिए यार। ठीक है, चल, अब पेडागोजी वाले भाग में क्या है सर, यानी भाषा शिक्षण में क्या है, तो इसको भी वर्ग 2 और वर्ग 3 के हिसाब से बांट करके यदि आप देखें तो वर्ग 3 और ये वर्ग 2, मैंने आपको बताया कि वर्ग 3 में 3 अध्याय है और वर्ग 2 में 21 अध्याय है सर। वर्ग 3 में 3 अध्याय हैं, और इन 3 अध्यायों में क्या लिखा है? इन 3 अध्यायों में सबसे पहले तो लिखा है बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया, बच्चों के भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, मतलब बच्चे जिस तरीके से भाषा को सीखते हैं वो तरीका कौन सा है और उन तरीकों के क्या गुण होते हैं, उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत अब आप थोड़ा सा डीपली इस चीज को समझने के लिए जाएंगे तो प्रक्रिया बोल रहा है, मतलब सीधी सी बात है, आपको पियाजे के सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि पियाजे बताता है ना, जब बच्चों के विकास के अवस्था को बताता रहता है तो 4 अलग अलग अवस्थाएं बताता है वो। ठीक है, पढ़ा है आपने, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सबसे पहले सेंसरी मोटर स्थिति, है ना, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, होता है 4 स्टेज होता है। हर स्टेज में पियाजे जो है वो बच्चों के शारीरिक के साथ मानसिक विकास को बताता है, साथ ही भाषा के विकास को भी समझाने का प्रयास करता है, और बताता है कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीकों से बच्चा जो है वो भाषा को सीखता है। और इसीलिए आप एक फैक्ट बचपन से, मतलब जब से आप पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या बीएड जब किए होंगे, तो एक फैक्ट हमेशा आपको बार बार सुनाया जाता है कि बच्चों में अभिव्यक्ति का आरंभ क्रंदन से माना जाता है। क्रंदन शब्द सुना होगा, क्रॉलिंग, है कि नहीं, सुने हैं ना?
यहां से माना जाता है सर। तो ये कहां से आया? ये यहीं से आया है। वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है, ठीक है, यहीं से सारी चीजें निकलेंगी। तो बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया देखेंगे तो प्रक्रिया वो है। इसके अलावा प्रक्रिया में और कौन सी चीजें आती हैं सर? तो इसके अंतर्गत आ सकती हैं अधिगम और अर्जन। अर्जन पहले, फिर अधिगम। अर्जन अनौपचारिक शिक्षण, बिना किसी लाग लपेट के अपने आसपास से जो मिल रहा है खींचते जाओ, सब अर्जन है सर। अधिगम में आप जाओगे तो अधिगम में आपकी शिक्षण पद्धति औपचारिक हो जाएगी। आपको किताबें मिलेंगी, आपको ट्यूटर मिलेगा, सामने बैठ करके पढ़ाएगा आपको। आपको ऐसे टेबल और चेयर की व्यवस्था मिलेगी जहां पर गुरु आपको, मतलब टीचर आपको समझाता जाएगा, पढ़ाता जाएगा, आप उस ज्ञान को अंगीकृत करते जाएंगे। ये औपचारिक शिक्षण, ये अधिगम है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके आसपास से यदि आप भाषा को सीख रहे हो तो वो भाषा का अर्जन हुआ, लेकिन जब आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास जाते हो तो वो भाषा अधिगम करना हुआ, है कि नहीं? तो ये सिद्धांत है, इनको आगे जा करके पढ़ेंगे। तो ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1 में। इसी में आपको मिलेगा बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर इकाई 2 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों प्रकार के भाषाई कौशलों की बात कही गई है, ठीक है, जिसको आप लोग सुबोपली के नाम से जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये चारों भाषाई कौशल जो हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। हर भाषाई कौशल का एक आधार होता है। जैसे जैसे अगर मैं कहूं बोलना एक सामान्य स्थिति में, है ना, या सुनना, सबसे पहला भाषाई कौशल सुनना। तो सुनना किसको बोलेंगे? क्या केवल ध्वनियों का हमारे कान में प्रवेश होना और उससे हमारी तंत्रिकाओं का, मानसिक तंत्रिकाओं का हिल जाना, केवल यही सुनना है? या किसी ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि में निहित अर्थों को अंगीकार करने की प्रक्रिया को आप समझेंगे तो वो सुनना है? क्या है सर सुनना? ये है सर, ठीक है। बोलना क्या है? क्या केवल मुंह से ध्वनियां निकाल पाना बोलना है? नहीं सर, बोलने का मतलब होता है अर्थयुक्त, अर्थयुक्त बोलना, है कि नहीं? ये बोलना होता है। ऐसा नहीं सर कि कुछ भी मुंह से अड़गम बगरम बोल दिए, बोला तो हूं, नहीं। बोलना सार्थक होता है, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों भाषाई कौशल है और एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं ये। तो इनके अंतः संबंध को आपको जानना है। अंतः संबंध कैसे होता है सर इनमें? आपने ये देखा होगा कि जो बच्चे बचपन से सुन नहीं पाते वो आगे जाकर के बोल भी नहीं पाते। सुना है ये फैक्ट? ये फैक्ट सुने हो आप कि जो बच्चे बचपन से सुन नहीं पाते हैं वो धीरे धीरे बोल भी नहीं पाते हैं वो सर, आगे जाकर के बोल नहीं पाते हैं। क्यों? इनपुट नहीं जाएगा तो आउटपुट कहां से आएगा सर? सीधा साधा रीजन है, ठीक है। बटन चालू ही नहीं करोगे तो लाइट जल जाएगी क्या? गाड़ी में सेल्फ नहीं दबाओगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी क्या? नहीं होगी सर। हर आउटपुट के लिए एक इनपुट चाहिए, फिजिक्स का नियम है, ठीक है। हर चीज के लिए, अगर समुद्र में लहर बनाना है तो पानी चाहिए, हवा चाहिए सर, है कि नहीं? बिना हवा के लहरें बन जाएंगी क्या? नहीं बनेंगी सर। आपको एक इनपुट का होना बहुत जरूरी है आपके द्वारा। तो अगर वो इनपुट ही अनुपस्थित रहेगा तो आउटपुट कहां से आएगा? ये रीजन होता है, ठीक है। तो जब आप भाषाई कौशलों का विकास देखेंगे तो चारों प्रकार के भाषाई कौशलों के बारे में जानेंगे। इनमें क्या अंतः संबंध होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो वर्ग 3 में है। ये लिखा हुआ है कि बच्चों के भाषाई विकास में आकलन, मूल्यांकन और त्रुटियों की भूमिका। त्रुटियां बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों के भाषाई विकास में, है कि नहीं? हाँ, बच्चों को आप अगर कुछ बोल रहा है, अगर अगर उसका गलत उच्चारण हुआ तो आप उसको करेक्ट करते हो कि नहीं करते हो सर? जैसे मेरे यहाँ बाबू है जलेबी, मैं उसके लिए लेके जाता हूँ तो जलेबी बोलता हूँ, जबेली बोलता है, मैं जलेबी, उसको सुधरवाने का काम करते हैं, है कि नहीं? ये करेक्शन होता है सर, लैंग्वेज करेक्शन है ये बच्चे को करवाना पड़ता है। वो मजा लेने के लिए जबेलीज बोलता है और ठीक है। तो त्रुटियां और त्रुटियों की क्या भूमिका होती है ये हमको सीखना है। इसके अलावा
इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ये हमको देखना है। मतलब मूल्यांकन और आकलन के बारे में आपको जानना है। ये 3 अध्याय आपके वर्ग 3 के सिलेबस में है। वर्ग 2 में 1 यूनिट में खत्म कर दिया सर पेडागोजी, और लिख दिया है 4 प्रकार के भाषाई कौशलों का विकास, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, खत्म। ये 8वां अध्याय है। ठीक है, और अगर आप सहायक शिक्षक का सिलेबस रखे होंगे इसका, है ना, सॉरी इसका, वो शिक्षक के सिलेबस में आपको संख्या में 9 यूनिट दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में है वो 8। 7वें अध्याय के बाद सीधा 9वां अध्याय, 8वां अध्याय पॉइंट ही नहीं बना है। ठीक है, अब वो व्यापम की गलती है, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना मैं। ये मान के चलो 8 अध्याय हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपके सिलेबस का पूरा लेखा जोखा। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि हमको एक तो पढ़ना है, पढ़ते तो सब हैं सर। ठीक है, पढ़ने के साथ जब आप मेन फोकस आपका पढ़ने में होगा, तो पढ़ते समय हमको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में किसको रखना है? इसको, व्याकरण वाले हिस्से को। व्याकरण वाला हिस्सा आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले बता रहा हूं। अभी EMRS का निकला है, भरे हो कि नहीं? एकलव्य का भरना उसको यार, बहुत अच्छा, बहुत शानदार जॉब है। ठीक है, एकलव्य, KVS भी आने वाला है ना, NVS का भी निकलने वाला है, NVS का भी निकलने वाला है। भरा करो ये सब, भर भर के पेडागोजी मिलेगा, भर भर के। इसमें तो हिंदी PGT TGT दोनों के अच्छे पोस्ट हैं, और PGT के थोड़े कम है, TGT के अच्छे खासे पोस्ट हैं, उसमें भरना उसको। ठीक है, बढ़िया है। एकलव्य में लग गया तो फिर बढ़िया सेटल होके बैठा रहो। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी होती है भाई, है कि नहीं? और 8वां वेतन मना आ गया तो लाल हो गए भाई। ठीक है, करोड़पति बन जाओगे। 7 करोड़। चल, ठीक है। तो व्याकरण वाले भाग से यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से, किताब एक जरूर रखना, मेरी ये राय रहेगी, किताब जरूर रखना। हाँ, रिवीजन करते समय नोट से आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरी ये राय रहेगी किताब एक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ से पढ़ाता जाऊंगा व्याकरण को, तो व्याकरण में आपको समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए उदाहरणों की जरूरत पड़ेगी, और उदाहरण किताब में जितने दिए हैं उन सब को आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, कि नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि किसी किताब में ऊपर नीचे भी दिया हुआ है, कुछ कुछ चीजें दी हुई है ऊपर नीचे, तो उनको भी हमको देखना होगा। ठीक है, चल, तो ये है आपके व्याकरण का, ये सॉरी सिलेबस का लेखा जोखा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो सिलेबस है ना, इसमें कुछ कुछ हिडन टॉपिक भी हैं। हिडन टॉपिक कहने का मतलब जो सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं। कहां से क्वेश्चन आते हैं सर? तो एक टॉपिक मैं कहूंगा, भाषा बोध। ये आपके सिलेबस में कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मेंशन भी नहीं किया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंद, देखे होगा ना सिलेबस। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये भाषा बोध का हिस्सा है। ये आपको पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में भाषा के संबंध में, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? टफ क्वेश्चन हो गया ना, टफ है क्वेश्चन, कितना आसान, लेकिन चूंकि हमको ये फैक्ट नहीं पता करके हमारे लिए क्वेश्चन कठिन हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है भाई कि हमारा, हम जो भाषा के संबंध में प्रावधान करते हैं, है ना, या मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की बात करते हैं, वो केवल हवा हवाई बात है। ठीक है, हम केवल आयोगों के माध्यम से ये बात नहीं करते हैं कि भाई ये कोठारी कमेटी में था, तो ये यशपाल कमेटी में था, तो ये वाला जो है ये के कस्तूरी रंगन में है, तो ये वाला इस शिक्षा नीति में है 86 के, ये 68 की नीति में था। ये हवा हवाई बात नहीं, हमने इसको कॉन्क्रीट रूप दिया है हमारे संविधान में। संविधान में 7वां संविधान संशोधन इसी चीज के संबंध में प्रावधान करता है, और साफ कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यह आर्टिकल 350A इसके अंतर्गत प्रावधानित है।
अनुच्छेद 350 क में इसका प्रावधान मिलेगा, देखेंगे जब आएगा ना तो इसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी देखने होते हैं जो कि सिलेबस में वर्णित नहीं है, सिलेबस में जिनका उल्लेख नहीं किया गया है ना। जिसमें एक टॉपिक आएगा भाषा बोध, इसमें हम लोग देखेंगे भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कौन से धातु से होती है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, भाषा के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान मिलता है कि नहीं। इसके अलावा देखेंगे शास्त्रीय भाषा किसको बोलते हैं, वो भी देख लेंगे, लगे हाथ। पिछले साल चर्चा में रहा एक बहुत, 5 भाषाओं को जोड़े ना शास्त्रीय भाषाओं में, तो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया ये। तो ऐसे भाषा बोध वाले टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, एक और बात, आपको जब मैं यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार बताया तो मैंने 8 प्रकार बताए। आपके शिक्षक में और सहायक शिक्षक में, दोनों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, केवल इन 4 पदों का वर्णन है, उल्लेख किया गया है। लेकिन आप बताओ, क्या टीईटी में आपको अव्यय का क्वेश्चन नहीं मिलता या क्रिया विशेषण नहीं मिलता? मिलता है सर, मिलता है क्रिया विशेषण, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 4 प्रकार के शब्द हैं वो भी अपने आप में हिडन टॉपिक हो जाते हैं, जो लिखा नहीं है लेकिन जहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कुछ टॉपिक आपको ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, ये बाद में ये मत बोलना सर ये नहीं है सिलेबस में, वो मैं नहीं जानता, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूं ना यहां से क्वेश्चन आएगा, आता है। ठीक है, चलो, तो ये आपके सिलेबस का पूरा लेखा जोखा है, अच्छे से इसको तैयार करना है। बस ये मान के चलो किताब आपके पास रहनी चाहिए, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं करा लूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलो, कोई सवाल है? कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, कौन सी किताब? ये तो पूछे ही नहीं यार आप लोग, यार क्या है। किताब ले लीजिए, विनय कुमार पाठक ले लीजिए। ठीक है, विनय कुमार पाठक जी की किताब ले लीजिए, अच्छी किताब है। ठीक है, क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं अभी। हाँ, और कोई सवाल?